उत्तराखंड से एक सांसद हैं अनिल बलूनी। 2017 से अब तक उत्तराखंड की राजनीति में अनिल बलूनी का नाम तब आता है जब राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी बदलने की खबरें तेज होती हैं। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि अनिल बलूनी भाजपा के ही नेता हैं। इसके बावजूद पिछले 10 सालों में उनका हासिल ये है कि उत्तराखंड राज्य की सत्ता स्थिर करने में उनका नाम नंबर 1 पर रहता है। इन आरोपों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या अनिल बलूनी उत्तराखंड राज्य में दिल्ली से राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं? इसका जवाब आपको इन दिनों चल रहे संसद के मानसून सत्र में उनके द्वारा पूछे गए सवालों के नंबर देखकर मिल जाता है। अनिल बलूनी के पूछे सवालों का नंबर है 0। अनिल बलूनी दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड भाजपा को कमजोर करने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि जिस जनता ने चुनकर उन्हें लोकसभा भेजा है, अनिल बलूनी आज उसकी आवाज तक संसद में नहीं उठा पा रहे हैं। जब से जनता ने उन्हें लोकसभा में चुनकर भेजा है, तब से आज तक उन्होंने लोकसभा में कुल 14 सवाल ही पूछे हैं। अब एक तरफ अनिल बलूनी है जिन्होंने लोकसभा जाने के बाद से अब तक कुल 14 सवाल किए हैं, जबकि दूसरी तरफ माला राज्य लक्ष्मी है जिन्होंने केवल इस मानसून सत्र में 17 सवाल पूछ दिए हैं, जबकि उनके बारे में पब्लिक परसेप्शन एक गायब सांसद का है। तो क्या संसद में ज्यादा सवाल पूछने वाला सांसद ज्यादा बेहतर होता है? इसका जवाब हम आपको वीडियो में आगे देंगे, जिसे जानकर हो सकता है आपको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की राजनीति पसंद आने लग जाए। हम ये बात तब कह रहे हैं जब महेंद्र भट्ट के बयानों से उनकी खुद की पार्टी के नेता कन्नी काट रहे हैं। बाकी देश की संसद में तो उत्तराखंड से कुल 8 नेता हैं। तो क्या आप जानते हैं हमारे राज्य से चुनकर देश की संसद में जाने वाले नेता संसद में फोटो खिंचवाने के अलावा और क्या करते हैं? आज की वीडियो में हम आपको हमारे राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी नेताओं का संसद के भीतर का हिसाब किताब बता रहे हैं। वीडियो में हम आपको हिमाचल और उत्तराखंड के सांसदों की तुलना कर ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिसे जानकर आपको भी समझ आएगा कि उत्तराखंड की राजनीति किस कदर दिल्ली दरबार की गुलाम हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के सांसद अपने राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करने में किस तरह असफल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर भारत की संसद बनती है। लोकसभा में वो लोग बैठते हैं जिनको जनता प्रत्यक्ष चुनाव में जिताती है, और राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य बैठते हैं। यानी दोनों में बैठने वाले लोगों का काम जनता का प्रतिनिधित्व है। उत्तराखंड से लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 लोग चुनकर गए हैं। यानी करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाले हमारे राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व ये 8 सांसद कर रहे हैं। इन सांसदों का काम है कि हमारी आवाज बनना। पर क्या ये हमारी आवाज बनते हैं? इसे जानने के लिए हम संसद के इस सत्र यानी मॉनसून सत्र के प्रश्नकाल का अध्ययन करते हैं। अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड के 2 सांसद 0 में हैं। एक कुमाऊं से हैं और दूसरे गढ़वाल से। कुमाऊं से सांसद अजय टमटा केंद्र सरकार की कैबिनेट का हिस्सा है, इसलिए वो सवाल नहीं पूछ सकते। यानी अजय टमटा के सवाल न पूछे जाने का एक वाजिब कारण समझ आता है। लेकिन अनिल बलूनी के पास ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता है। आप अगर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे किसी रिटायर्ड कार्यकर्ता की प्रोफाइल हो। मॉनसून सत्र शुरू होने से अब तक उनके पेज में 4 से 5 पोस्ट हैं। अनिल बलूनी का यह हाल तब है जब देश के प्रधानमंत्री अपने नेताओं से रील बनाने तक के निर्देश दे चुके हैं। खैर, अब 8 में बचे 6 सांसद। तो क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी टॉपर नजर आती हैं। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखें तो माला राज्य लक्ष्मी का प्रदर्शन बेहद खराब है। वो इस मॉनसून सत्र में जो 17 सवाल पूछ रही हैं, उनमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो अकेले उनके नाम से है। कई सारे सांसदों के नाम के साथ प्रश्न में उनका नाम भी नजर आता है। किसी सवाल में वो 41 लोगों के साथ हैं तो किसी में 21 लोगों का साथ। ऐसा कोई सवाल भी नहीं है जो सीधा उनके लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हो। उनके नाम के आगे खुलने वाले इतने सारे सवाल देखकर लगता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र या राज्य के विशिष्ट मुद्दों को न उठाकर अन्य राज्यों के जिलों के लिए तैयार प्रश्नों का महज हिस्सा बन रही हैं। इसे आप 30 जुलाई को पूछे उनके सवाल से बेहतर समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि जल शक्ति मंत्रालय से पूछे इस सवाल में माला राज्य लक्ष्मी का नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें नमामि गंगे परियोजना का जिक्र है। बाकी न तो इस सवाल में कहीं उत्तराखंड है, न इसके जवाब में कहीं उत्तराखंड है। यानी उनके सवाल उस जनता से पूरी तरह कटे हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता ने उन्हें संसद में भेजा है। जनता से कटे हुए सवाल पूछने का यह पैटर्न आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट में भी दिखेगा। जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मॉनसून सत्र में कुल 8 सवाल पूछते हैं। उसमें से सिर्फ एक सवाल है जो सीधे तौर पर उत्तराखंड की जनता से स्पेसिफिक तौर पर जुड़ता है। बाकी 7 सवालों में 5 बहती गंगा में हाथ धोने वाले नजर आते हैं।
जबकि 2 सवाल केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के हैं, उसमें भी एक सवाल समुद्री क्षेत्र में रोजगार ढूंढने से जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में उन लोगों की कितनी बात रखते हैं जिन्होंने उनको अपना प्रतिनिधि चुनकर देश की संसद में भेजा है। इसे आप अजय भट्ट के इस मॉनसून सत्र में पूछे 2 सवालों से और बेहतर समझ सकते हैं। अजय भट्ट इस मॉनसून सत्र में एक सवाल शिक्षा मंत्रालय और दूसरा सवाल रेल मंत्रालय से पूछते हैं। अब यहाँ फिर से वही क्वालिटी वाला सवाल बनता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय से उन्होंने उच्च शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के नामांकन से जुड़ा सवाल पूछा था, जिसका जवाब उन्हें अधूरा मिला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें पूरे राज्य में छात्राओं के आंकड़े बताए, जबकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं के नामांकन से जुड़ा सवाल पूछा था। इसके अलावा शिक्षा मंत्री उनके सवाल का भाग ख और ग दोनों खा गए, जिसमें उन्होंने बड़े साफ तौर पर पूछा था कि क्या किसी एनजीओ को सोशल मीडिया के जरिए प्रचार का काम दिया गया है या नहीं। मंत्री महोदय के उत्तर में एनजीओ या सोशल मीडिया अभियान के बारे में कोई स्पष्ट हाँ या ना में जवाब नहीं दिया गया। इसी तरह रेल मंत्रालय से पूछे उनके सवाल में लगभग 40% वही जानकारी मिली जो उन्हें पिछले सत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पूछे सवाल में मिल चुकी थी। इस बार जब अजय भट्ट ने पूछा था कि राज्य से कौन कौन से प्रस्ताव लंबित हैं और उन्हें स्वीकृति क्यों नहीं मिली, इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा कि चूंकि ऐसे प्रस्तावों का प्राप्त होना एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत सार संग्रह नहीं रखा जाता है। यानी रेलवे ने उत्तराखंड से आए लंबित प्रस्तावों की कोई विशिष्ट सूची या संख्या अजय भट्ट को उपलब्ध नहीं कराई। खैर, अजय भट्ट के दोनों सवालों में अच्छी बात यह रही कि दोनों के विषय सीधे तौर पर राज्य से जुड़े थे। लेकिन समस्या यह है कि सरकार ने उत्तर में केवल सुनहरा पक्ष ही दिखाया, बाकी जवाब सरकार खा गई। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब अजय भट्ट विपक्ष में होते तो यह मुद्दा बनता, पर डबल इंजन में इसकी कोई संभावना नहीं है। अब अगर आप क्वालिटी के लिहाज से लोकसभा से राज्यसभा का रुख करते हैं तो आपको समझ भी आने लगता है कि राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा के 3 सांसदों में आपको यहां महेंद्र भट्ट के सवाल काफी इंप्रेसिव लगते हैं। महेंद्र भट्ट के सवालों पर आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं डॉक्टर कल्पना सैनी के सवालों की। हम अब तक जिस स्थानीय जनता या राज्य से जुड़े प्रश्नों की बात कर रहे हैं वो आपको सीधे तौर पर डॉक्टर कल्पना के पूछे 4 सवालों में से एक सवाल से पूरी तरह समझ आता है। डॉक्टर कल्पना 20 जुलाई को राज्यसभा में ऋषिकेश तक मेट्रो रेल से जुड़ा एक सवाल पूछती हैं। उनका सवाल एकदम स्पेसिफिक रहता है, जिसका उन्हें स्पेसिफिक उत्तर भी मिलता है और आपको पता चलता है कि ऋषिकेश तक मेट्रो निर्माण की बात फिलहाल महज एक जुमला है। राज्यसभा सदस्यों में आपको डॉक्टर कल्पना सैनी से बेहतर स्थिति में नरेश बंसल दिखते हैं। उन्होंने इस मानसून सत्र में 5 सवाल पूछे हैं, जिसमें एक सवाल देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। नरेश बंसल के पूछे एक सवाल से उत्तराखंड में PM3 योजना के तहत चल रहे स्कूलों की संख्या पता चलती है, तो एक अन्य सवाल से उत्तराखंड में राशन कार्ड डेटाबेस से अपात्र लाभार्थियों का आंकड़ा मिलता है। अब बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के राज्यसभा में पूछे सवालों के आधार पर प्रदर्शन की। महेंद्र भट्ट ने इस मानसून सत्र में राज्यसभा में कुल 10 सवाल पूछे हैं। इसमें आधे से ज्यादा सीधे उत्तराखंड से संबंधित हैं। जैसे उनके सवालों से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या का आंकड़ा पता चलता है, केंद्र द्वारा धार्मिक और साहसिक पर्यटन के विकास के लिए आने वाला बजट पता चलता है, राज्य में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या पता चलती है। इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर होने वाले भूस्खलन, सड़क धंसने और आपदा से प्रभावित हिस्सों के लिए चलाई जाने वाली योजना के विषय में सवाल किया है। यानी महेंद्र भट्ट के ज्यादातर सवाल उत्तराखंड केंद्रित रहे। अब आप यहां एक बात समझिए, अजय भट्ट, महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल, डॉक्टर कल्पना सैनी जैसे नेताओं को जो जवाब मिले हैं वो राजनीति के मुद्दे बन सकते हैं। जैसे अजय भट्ट ने जो रेल मंत्रालय से सवाल पूछा है उसमें टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का जिक्र तक नहीं है। इसी तरह जब महेंद्र भट्ट राज्य में पर्यटकों की संख्या पर सवाल करते हैं तो उसके उजले पक्ष पर ही बात होती है, जबकि पर्यटकों का जो नंबर महेंद्र भट्ट के जवाब में मिला है वो उत्तराखंड के संवेदनशील भूगोल के लिए अलार्मिंग है। अब अगर महेंद्र भट्ट या अजय भट्ट विपक्ष में होते तो वे उत्तराखंड लौटकर इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते, लेकिन वो तो भाजपा में है, इसलिए किसी तरह से भी इन मुद्दों पर राजनीति करने की कोई संभावना बचती ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सवाल पूछने से होता क्या है। इसे थोड़ा हम हिमाचल के सांसदों के पूछे सवालों से समझते हैं। हिमाचल के 2 बड़े लोकप्रिय सांसद हैं कंगना रनौत और अनुराग ठाकुर। दोनों की राजनीति देखकर आप भी इस बात से सहमत होंगे कि दोनों नेता केंद्र की वफादारी के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले नेता हैं। लेकिन आप उनके द्वारा पूछे हर सवाल में हिमाचल की बात देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हिमाचल के लोगों की बात सिर्फ कंगना और अनुराग ठाकुर के सवालों में है। आप हिमाचल के कांगड़ा से सांसद डॉक्टर राजेश भारद्वाज के सवालों में भी हिमाचल के लोगों की बात देखेंगे। डॉक्टर राजेश भारद्वाज इस मानसून सत्र में कुल 7 सवाल पूछ चुके हैं, जिसमें सभी में हिमाचल के लोगों से जुड़े सीधे सवाल दिखते हैं। कुल मिलाकर
आपको हिमाचल के सांसदों के सवालों में हिमाचल के लोगों की स्पष्ट आवाज देखने को मिलती है, जबकि उत्तराखंड के नेताओं के सवालों में उत्तराखंड के लोग छोड़िए पूरा उत्तराखंड ही गायब नजर आता है। हिमाचल के सांसद अपनी पार्टी लाइन पर चलते हुए भी अपने राज्य के हितों की बात संसद में रखते हैं, जबकि उत्तराखंड के अधिकतर नेताओं के सवालों में राज्य का दर्द ही जीरो नजर आता है। अब सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के नेता दिल्ली दरबार की परिक्रमा से बाहर निकलकर राज्य की 1.25 करोड़ जनता की असली आवाज बनेंगे, या फिर प्रधानमंत्री के नाम के भरोसे पर ही राजनीति चलती रहेगी? आपको क्या लगता है? क्या संसद में सवाल पूछने के तरीके से हमारे सांसदों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।